नाजरीन आदाब, मेरा नाम है अर्चना। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि मैं आपके रूबरू क्यों आई हूँ। हमारा मकसद है आपको किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाना जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रतिभा जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? जी, मैं फिर आ गई हूँ एक बार आपको फिर से ज़हमत देने। पिछली बार आई मेकअप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपने दी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ और जानकारी आज आपसे लेती हूँ, कुछ और मालूमात आपसे करती हूँ कि अगर बहुत कम सामान है हम लोगों के पास तो कैसे हम कम सामान में एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकें। हाँ, हम कम सामान में भी बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक लिपस्टिक है, लाइनर है, फाउंडेशन है, कॉम्पैक्ट है, तो उससे भी हम आई शेडो, ब्लशर, लिपस्टिक ये सब लगा सकते हैं, लाइनर लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको अपनी इस मॉडल पे करके दिखाती हूँ। हम ये एक कॉम्पैक्ट लेंगे क्योंकि कुछ तो हमें बेस के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। तो हम इसको फेस पे पिछली बार आपने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आई मेकअप करा था। थैंक यू। मेरे को अच्छा लगता है सबको बताना, सिखाना। जी, जिसका जो काम होता है जाहिर सी बात है उसको वो बहुत शौक से अगर वो अपने काम को करता है तो वो उसका जज्बा उसके काम में दिखता है, जैसे आपका जज्बा आपके मेकअप में दिखता है। हाँ, थैंक यू। अब जैसे ये लाइनर है और हम आईब्रोज चाहते हैं कि थोड़ा सा हम इन्हेंस करें आईब्रोज को, तो हल्के से ब्रश में लेके अगर हम एक थिक लुक क्रिएट करना चाहते हैं आईब्रो का, हाँ, जैसे किसी की पतली है तो आप कर सकते हो, है ना, थोड़ा सा। तो इसको हल्का हल्का सा, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ब्लैक तो हमें करनी ही नहीं है ना, तो हल्का हल्का सा हम इसको इस तरीके से करेंगे। और वो हम आईलाइनर से ही कर सकते हैं। हाँ, अब ब्लैक लाइनर लेके हल्का हाथ चलाएंगे ताकि वो ज़्यादा ऐसे ब्लैक ही ब्लैक ना लगे। तो इसको थोड़ा सा हम इसको शेप दे देंगे। जैसे हमारे पास ज़्यादातर सबके पास रेड और पिंक लिपस्टिक तो होती ही है, तो हम ये रेड लिपस्टिक लेंगे। तो हम अपनी फिंगर से इसको ले सकते हैं। आइज बंद करो बच्चे, और इसको नीचे की तरफ इसको हल्का हल्का ऐसे ब्लेंड करेंगे। इसे नहीं लगाना कि उसका वो दिखाई दे, इसको ब्लेंड करते हुए हमें। और ये हम किसी भी लिपस्टिक से कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला कि रेड से या पिंक से। हाँ, अगर ब्राउन है उससे ले सकते हो, थोड़ा उससे ब्राउन वाला आएगा। पिंक लिपस्टिक से आप ले सकते हो। और ये मैंने रेड लिपस्टिक ली है, तो ये रेड लिपस्टिक भी अच्छी लगती है। और पिंक और ब्राउन लिपस्टिक से भी हम कर सकते हैं। हाँ, पिंक ब्राउन लिपस्टिक है, तो वो हम अपना एक लुक क्रिएट कर देते हैं। क्योंकि जो वर्किंग लेडीज़ हैं कई बार उनके पास काम का इतना ज़्यादा वो जो वर्क प्रेशर होता है कि वो अपना प्रोडक्ट जो होते हैं वो नहीं ला पाती हैं या मार्केट तक नहीं जा पाती हैं। तो आपने बहुत बेहतरीन आपने ये बात बताई कि वो लिपस्टिक से किसी तरीके से आई शेडो बना सकती हैं। आई शेडो हमारा लग गया है। देखिए, सिर्फ लिपस्टिक से ही कितना अच्छा इनका ये आई शेडो बन के आया है। जी हाँ, लिपस्टिक से आपने बहुत ही बेहतरीन आई शेडो लगाया है। हाँ, तो हम एक कम प्रोडक्ट में भी अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और अपने आईब्रो को भी लाइनर से ही इनहेंस करा है। उसको थोड़ा आप लाइनर से ही उसको इनहेंस कर सकते हैं, वो अच्छा है। और अब हम इनको ये लिपस्टिक लेंगे और लिपस्टिक से ही हम इनको ब्लशर लगाएंगे। ये रेड लिपस्टिक हम यूज कर रहे थे। आप इसको चाहे फिंगर से, इसको चाहे आपके पास अगर कुछ ब्रश या ब्लेंडर है तो आप उससे इसको प्रतिभा जी, ये आपने जैसे जो आपने ब्लश ऑन लगाया है तो ये रेड लिपस्टिक लेना है या पिंक से भी इसको कर सकते हैं? हाँ, पिंक से कर सकते हैं, रेड से भी कर सकते हैं, दोनों से बहुत अच्छा लगता है क्योंकि चीक्स हमें थोड़ा पिंक में और उसी में चाहिए होता है।
पिंकिश ब्लश में। और अब हम इनको लिपस्टिक अपनी हम इससे, ये आपने लिपस्टिक से ही बहुत ही बेहतरीन ब्लश ऑन लगा दिया है। तो ये है हमारा बहुत ही कम प्रोडक्ट में मेकअप, जो हमने सिर्फ लिपस्टिक और लाइनर कॉम्पैक्ट से किया है। तो हमारे पास अगर बहुत कम सामान भी है तो हम बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम अपना पार्टी वेयर में उसको कर सकते हैं, या फिर कोई कैजुअली हमें कहीं गेट टुगेदर में जाना है तो हम इस तरह का मेकअप कर सकते हैं बहुत ही कम सामान में भी। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि सिर्फ एक लिपस्टिक और लाइनर में इतना खूबसूरत लुक आपने क्रिएट करा है, जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ बहुत कम प्रोडक्ट में हम इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो सकते हैं किसी पार्टी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिभा जी आपका। तो नाजरीन, आपको याद होगा पिछली मर्तबा हम डॉक्टर जरीन जी के पास आए थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत कुछ जानने। तो इस मर्तबा भी हम आए हैं जरीन जी के पास, क्योंकि काफ़ी कुछ रह गया था जो हमें उनसे जानना था। तो आज हम वो सब जानेंगे। जरीन जी, आपका फिर से एक बार खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। जरीन जी, पिछली मर्तबा हमने आपसे कुछ सवालात किए थे और कुछ सवालात रह गए थे। तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या प्रेगनेंसी में सफ़र करना ठीक है या फिर नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? हाँ, प्रेगनेंसी में सफ़र को जहाँ तक ये लेकर लोगों का है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है कि आजकल सफ़र बहुत आसान हो गया है, पहले की तरह से इतना मुश्किल नहीं है। तो सफ़र में कुछ कॉम्प्लिकेशंस अगर प्रेगनेंसी में है जिसमें कि मना करते हैं, वो छोड़कर अगर आपकी प्रेगनेंसी ठीक है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप इसका ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा कोई वेट या लगेज ना उठाएं और जर्क ना लगे। आप थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेकर और फिर आप अपना ट्रैवल करें। जी, आपने बहुत सही कहा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या देखा जाता है आमतौर पर कि फीमेल्स में जो होता है वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो कितना वेट गेन होना चाहिए और कितना तक सेफ रहता है? ये एक अच्छा सवाल है। पूरी प्रेगनेंसी में जब से उसने कंसीव किया है और लास्ट तक 5 to 12 kg, माने 5 किलो से 12 किलो का तक इस बीच में अगर वो गेन हो रहा है तो ठीक है। 5 किलो से कम ठीक नहीं है, 12 किलो से ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा वेट गेन होने से पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिससे कि उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। जी, अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि इस दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 ट्राइमेस्टर्स में हमने डिवाइड किया है प्रेगनेंसी को, और तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही हम उनको एक्सरसाइज बताते हैं। अगर वो खातून अपने घर में घर के जो उनका रूटीन वर्क है कर रही हैं और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये इसका मेन एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसका हर बॉडी के पार्ट्स को फ्लेक्सिबल हो ताकि आराम से उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके लिए शुरू में वो हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं कि वो हाथ की है, गर्दन की है, पाँव की है और सारे जॉइंट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। बीच वाले सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो थोड़ा सा जैसे कि वो ग्लूट ब्रिज एक एक्सरसाइज होती है, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज करते वक्त ये हमको ज़रूर इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए वो बहुत मसल्स पे ज़ोर ना डाले या हमारी एब्डोमेन पे बहुत ज़ोर ना पड़े, वो बहुत एक मॉडरेट वे में करना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ी हम उसको नंबर बढ़ा सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज हम पूरे तीनों उसमें कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा स्क्वैटिंग है, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई बैठकर दोनों पैर को जोड़कर उसको हिलाना, और एक होता है आपका स्क्वैटिंग पोस्चर, हाफ चेयर के फॉर्म में बैठना,
एयर में चेयर की तरह से थोड़ी देर बैठना, उसके कुछ सेट्स वो कर सकते हैं जितना वो कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मुझे लगता है वो खातून जो अपना काम कर रही हैं ठीक ठीक, वो लास्ट में झाड़ू पोछा जो लोग शुरू में मना करते हैं, लेकिन लास्ट में मुझे लगता है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। आप झाड़ू पोछा करें और उकड़ू बैठे, इंडियन टॉयलेट जो हम लोग यूज़ करते थे वो पोजीशन बहुत अच्छी होती है। जी, आपने बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज बताई। अच्छा, क्या होता है आजकल देखा जाता है कि लेडीज़ में एक डर रहता है, एक घबराहट रहती है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उनमें जो खौफ होता है, शायद आपका ये कहना है कि वो कि कैसे होगी हमारी डिलीवरी, क्या होगा, क्या नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, कहीं कुछ और मिस हैपनिंग तो नहीं हो जाएगी। वो उनको ये सही भी है कुछ हद तक कि वो थोड़ा ये, क्योंकि आजकल इतने सारे मिस हैपनिंग हो सकते हैं, तो वो सब वो क्योंकि वो इतना एक्सपोजर है, वो इतना पढ़ रही है कि उनको नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो पहले से उसका एक उसको वो सोचने लगती, तसव्वुर करने लगती, कहीं अगर आसपास भी होता सोचती कहीं ये मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि वो भरोसा रखें। मैंने पहले भी कहा था कि वो खुद पे भी भरोसा रखें और ऊपर वाले पे भी, कुदरत पे भी भरोसा रखें कि जिसने ये दिया है उसको वो ठीक से निभाएगा। बस बात ये है कि हम भी अपनी केयर ठीक तरह से लें। हम कोई चीज़, हर चीज़ का एक संतुलन बना रहना चाहिए, एक बैलेंस रहना चाहिए। जी, आपने बहुत सही बात की। एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हों? कुछ टेस्ट हैं जो मस्ट हैं, जो उनको कराने चाहिए, जिसमें कि उनका ब्लड ग्रुप, उनका खून कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, और कुछ वायरल मार्कर्स जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, और एक होता है VDRL जो मिसकैरेजेस करता है, तो वो टेस्ट वेनरल डिजीजेस का, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है पेशेंट में, एक शुगर, ये चीज़ें जो है वो बेसिक है जो उनको करना ही करना चाहिए। और यूरिन का भी रूटीन बहुत एक कॉमन आम बात है, उसमें इन्फेक्शन होना जो UTI करता है, जो आगे चल के बच्चे को परेशान कर सकता है, तो वो भी कराना चाहिए, ये बेसिक टेस्ट। जी, एक अहम सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी अभी कि मॉर्निंग सिकनेस जो ज़्यादातर, जो बहुत नॉर्मल है सभी को होना, वो क्यों होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? मॉर्निंग सिकनेस सबको हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ को अर्ली प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होती है। सुबह में ब्रश करते वक्त उनको ज़्यादा उबकाई आती है, ये बहुत एक आम सी बात है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम होती है, और किसी को हल्का बहुत नॉजिया, माने वोमिटिंग की बस फीलिंग होती है लेकिन वोमिटिंग नहीं होती है। इसकी वजह होती है कि स्पेशली एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, शुरू में ज़्यादा होता है, तो जिसकी वजह से ये उनको लगता है। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल भी रोल है कि कभी कभी जब पेशेंट को ये लगता है कि हम प्रेग्नेंट है तो उसको उल्टी या उबकाई आना भी एक शुरू हो जाती है, वो बढ़ जाता है। तो इससे हम बच इस तरह से सकते हैं कि एक तो हमको कुछ दवाएं हैं जो कि इसमें दी जाती हैं, वो इनकी शिद्दत के हिसाब से ही उसकी क्वांटिटी हम लोग देते हैं, अगर कम है तो अर्ली मॉर्निंग में दे देते हैं ताकि पेशेंट खा पी सके और उसकी सेहत सही रहे। और दूसरी चीज़ है, कुछ देसी चीज़ें लोगों कहते हैं अगर किसी को किसी चीज़ से रिलीफ मिल रहा है तो वो खा सकता है, वो उसके और अपने को उससे बचा सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ये रहता है, इसलिए उसको खुद पे कंट्रोल कर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड या लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में डिहाइड्रेशन है वो बच्चे को नुकसान कर सकता है। जी, अक्सर सुना है कि इस पीरियड में फीमेल्स को डायबिटीज़ हो जाती है और हाई BP हो जाता है, तो क्या ये इस पीरियड के बाद भी रहता है? कई बार ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बाद में भी रह जाए, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं औरत को अपना डिलीवरी के बाद भी ख्याल रखना चाहिए और इनसे बचने के लिए जो डाइट बताते हैं उसको उनको फॉलो करना चाहिए। जी, एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बेबी मूवमेंट कब शुरू होता है और एक दिन में कितनी बार ये मूवमेंट होना चाहिए? बेबी मूवमेंट जिसको हम लोग क्विकनिंग कहते हैं, वो पहला जब बच्चा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमी, उसमें थोड़ा लेट होता है, उसमें 20-22 हफ्ते के आसपास होता है। लेकिन जब पहले के बाद जिसको हम कहते हैं मल्टी ग्रेविडा, माने सेकेंड या थर्ड जब बेबी होता है उसमें ये थोड़ा जल्दी हो जाता है, 16 हफ्ते के आसपास होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, पेशेंट के ऊपर है। कई बार पेशेंट इतना सेंसिटिव, उसको ये थोड़ा पहले भी पता लग जाता है। कुछ पेशेंट हैं उनको बहुत पहले पता लगता है, किसी केस में उनको बहुत देर से भी ये एहसास नहीं हो पाता है कि
ये मूवमेंट है। और वैसे ये होना बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट पता रहना चाहिए। और ये मूवमेंट 10 से 12 घंटे में, इसको किक काउंट कहते हैं। अगर कोई शक है तो किक काउंट पेशेंट करता है, जो 10 से 12 घंटे में 10 से 12 मूवमेंट होने चाहिए। जी, ये तो हुई प्रेगनेंसी की बात। अभी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनको पीरियड सही वक्त पर नहीं आता है या फिर दवाई लेकर आता है, तो क्या इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी में कोई रुकावट आती है? आपका कहने का यही मकसद है कि ऐसी लड़कियों को कंसीव करने में मुश्किल होती है। तो मुश्किल होती ही है इसलिए क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इर्रेगुलर पीरियड्स का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तभी वो मेडिसिन ले रही हैं जिससे कि और ज़्यादा डिसबैलेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले उनको ये इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि वजह क्या है, और फिर उस वजह को उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और फिर अगर पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है किसी के पीरियड इर्रेगुलर होते हैं, थोड़े बहुत इर्रेगुलर है, वो हो ही रहे हैं और पेशेंट कंसीव करता है क्योंकि वो उसके साथ वैसे ही होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर इर्रेगुलर है तो वो कंसीव नहीं कर पाती है। जी, अभी मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ खुद की देखभाल नहीं कर पाती और बच्चे की देखभाल में लग जाती हैं, तो क्या आप हमें बताएंगी कि वो किस तरह अपना ख्याल रख सकती हैं, कैसे अपनी केयर कर सकती हैं? बिल्कुल सही कहा। बच्चा होने के बाद उनको, चूँकि अभी तक तो वो फ्री थी और वो नई नई माँ बनती हैं, तो उनको स्पेशली जब पहला बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं, उनको टेंशन बहुत होता है, तो उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती, तो वो अपने को नेग्लेक्ट करके पूरा टाइम वो बच्चे में लग जाती हैं। तो इसके लिए यही है कि वो जब बच्चा सोए, सबसे बड़ी बात है उनकी नींद जो है बहुत सफ़र करती है पहले नंबर पे। दूसरा, उनका टाइम नहीं रहता खाने पीने का, उनका कोई शेड्यूल नहीं होता है। तो उनको ये 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा इस पर, कि फोकस करना चाहिए कि हाँ वो बच्चे को फीड भी करा रही हैं। अब उनको जो है उनकी खुराक पहले इस प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा उनको खुराक चाहिए होती है, क्योंकि वो फीड करा रही हो, काफ़ी उनको देना पड़ रहा है, बॉडी को चाहिए होता है। तो ज़रूरी है कि वो रेडीमेड चीज़ें, से मिल्क है वो मिल्क पी लें, कुछ भी डाल के, प्रोटीन पाउडर, आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, वो इस तरह की चीज़ें, फ्रूट्स रखा है और ऐसी भी चीज़ें रख लें। अगर नहीं वक्त है तो उन्होंने वो खा लिया। फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, इस तरह की चीज़ें पास में रखें। बाकी खाने में उनको टाइम पे खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पे वो खाना खाएं। और अगर वो नहीं सो पा रही है, अक्सर बच्चे शुरू में रात में जागते हैं, तो वो दिन में जब बच्चा सो रहा है तो वो उसके साथ सो जाएं। उनको रिलैक्स रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो रिलैक्स नहीं रहेंगे मिल्क का सिक्रीशन भी नहीं हो पाता है। मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कि हमने सुना है आप एक डॉक्टर के साथ साथ शायरा भी हैं, तो आप ये दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, दोनों का बैलेंस हमारे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो शायरी या पोएम लिखना, ये मेरा बहुत बड़ा एक शौक़ था। बचपन से मेरी बहुत तमन्ना थी, थोड़ा बहुत मैं लिखती थी। क्योंकि मेडिकल में पढ़ाई इतनी ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर फैमिली लाइफ, उसमें थोड़ा मुश्किल था। लेकिन कभी वक्त मिलता था तो मैं अगर बैठी हूँ टेबल पर तो वहीं पे पेन लेके पेपर पे लिख देती थी। और जब अब मुझे टाइम मिला है तो मैं देखती हूँ कि बहुत लंबा वक्त निकल गया है, और उसमें मुझे लगता है कि मैंने कहीं कहीं कुछ चीज़ें जो है मिस करी हैं, क्योंकि फैमिली है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो नेग्लेक्ट होती है। तो उसके ऊपर मेरे दिल में जो एक शायरी आई, वही मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि अब जबकि बच्चे भी नहीं हैं, वो भी चले गए हैं इस बीच में, और अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास थोड़ा वक्त है अब। तो मैं लिखूँगी कि एक डॉक्टर, जो वो भी लेडी डॉक्टर, तब वो क्या महसूस करती है जब वो एक लंबा वक्त तय करती है और बच्चे भी चले जाते हैं। वक्त वही था मगर वहाँ नहीं था, वक्त वही था मगर वहाँ नहीं था, शायद वो धीरे धीरे गुजर गया। हम अब भी वही हैं और वहीं खड़े हैं। जब डर डर के दिन गुजरा करते थे, अब भी डर डर के दिन गुजर रहे हैं। कल भी दुआ वही थी, आज भी वही है, मगर इस कल और आज के बीच गया एक तवील वक्त। कुछ याद नहीं, न जाने इस दौरान घर कैसे संभाला, पता नहीं या होश नहीं, मगर अब सब कुछ थम सा गया है। चिड़िया का नीड़ खाली है, बच्चे उड़ चले मंजिल ढूंढने, निशा भी मिट चले मगर कोशिश जारी रही। बचे हुए निशान को ढूंढकर दिल से लगाने की
हम अब भी वही हैं, वक्त बदला मगर खौफ जारी है, किससे और क्यों, जबकि मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, इसका मतलब भी अब समझे, मगर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। फिक्र जो उनकी है और फिर रोज एक नई मंजिल और वही दुआ अपने अनजाने मरीजों के हक में मांगा करते हैं। हम डॉक्टर हैं मगर खुदा नहीं। वाह, क्या बात है जरीन जी, आपने बहुत गहरी बात की। सच में आपकी शायरी सुन के बहुत अच्छा लगा। जरीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी नाजरीन को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नाजरीन, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? मुझे यकीन है ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार।